आवाज आ रही है? यस हाँ सर। सर। अभी तक आया नहीं है। चलो ठीक है, ओके। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में बता दिया, ठीक है। आपको मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे लर्न करते हैं वो भी बताया है मैंने। आई होप आपने लिख लिया होगा कैसे नहीं कैसे करके, या स्क्रीनशॉट लिया होगा, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बता दिया था प्राइमरी वोल्टेज सेल क्या होता है, सेकेंडरी वोल्टेज सेल क्या होता है, ठीक है। हमने ट्राई सेल भी पढ़ रहे थे हम, शायद ट्राई सेल पे हमारा लेक्चर खत्म हुआ था शायद, कि शायद हो गया था ड्राई सेल भी हो गया था, गेस हाँ हो गया था ड्राई सेल भी, है ना। ये रिएक्शंस मैंने बता दिए थे, मैंने आपको बोला था ये डायग्राम ड्रॉ करना है आपको, ये रिएक्शंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्या एंट्रेंस एग्जाम में भी इस पे क्वेश्चन आता है, कैथोड कौन है, एनोड कौन है, उसके अराउंड कौन सा पेस्ट होता है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है, सब क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि सबसे बेस्ट वही होता है जो दोनों में बेस्ट होता है। मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो लोग कंसेप्ट और रट्टाफाई दोनों में बेस्ट होते हैं। अगर कोई बंदा खाली कंसेप्ट पढ़ता है तो भी पीछे रह सकता है, क्योंकि फिर उसको ये वाले टॉपिक्स अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि इसमें सब थियोरिटिकल है, और ऐसा नहीं चल सकता। और रट्टाफाई है तो फिर तो गए काम से, है ना, कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। तो दोनों जिसके स्ट्रॉन्ग है, दोनों पार्ट जिसके स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसको कंसेप्ट भी अच्छे से पता है और जिसको रट्टाफाई करने भी आता है, जैसे ये सब टॉपिक्स है यहाँ पर, तो एंट्रेंस एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, या सीईटी में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आपको दोनों ही में स्ट्रॉन्ग होना होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेड स्टोरेज बैटरी। इनफैक्ट ये एनसीईआरटी में भी ये टॉपिक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। इसको लेड एक्यूमुलेटर भी बोलते हैं, लेड एक्यूमुलेटर भी बोलते हैं। इसके रिएक्शंस पर्टिकुलरली काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बीच में एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है, अल्कलाइन ड्राई सेल, लेक्लांचे ड्राई सेल वर्क्स अंडर एसिडिक कंडीशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NH4Cl, ठीक है। तो एक और एक्स्ट्रा सेल दिया है, लेक्लांचे सेल जो है वो एसिडिक कंडीशन में वर्क करता है। एक और सेल बनाया गया जिसके अंदर अल्कलाइन कंडीशन पे वर्क करता है, मतलब लेक्लांचे सेल जो ये जो ड्राई सेल है इसका नाम लेक्लांचे सेल भी है, ठीक है। तो ये जो है ये एसिडिक कंडीशन में वर्क करता है। वैसे एक और सेल बनाया गया जो अल्कलाइन कंडीशन में वर्क करता है, इसलिए इसका नाम है अल्कलाइन ड्राई सेल, अल्कलाइन ड्राई सेल, ठीक है। इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ऐसे तो आपकी बुक में बहुत सारी इंफॉर्मेशन भर भर के रखी है, ज़रूरत नहीं इतना खास, पर तो भी एक बार देख लेते हैं। MCQ आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, बोर्ड्स में क्वेश्चन नहीं आ सकता इसके ऊपर, MCQ ज़रूर आ सकता है, ठीक है। देख लेते हैं एक बार क्या लिखा है। द लेक्लांचे सेल वर्क्स अंडर एसिडिक कंडीशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NH4Cl. The difficulty with this dry cell is that the zinc anode corrodes due to its action with the H plus ion from the NH4 plus ions, है ना। अमोनियम आयंस, उसके अंदर अमोनियम आयन क्या रिलीज करता है, H plus आयन, और वो H plus क्या है, H plus आयन का मतलब क्या होता है, एसिडिक कंडीशन। और वो एसिडिक कंडीशन किसको इरोड कर सकता है या किसको कोरोड कर सकता है, जिंक को, जिंक के कंटेनर को कोरोड कर सकता है, मतलब लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो उसका जंग लग सकता है, उसको कोरोजन यानी जंग लगना, राइट, रस्टिंग एक तरह से, ठीक है। दिस रिजल्ट्स इन शॉर्टनिंग द लाइफ ऑफ अ ड्राई सेल, इसकी वजह से जो ड्राई सेल है उसकी लाइफ जो है वो कम हो जाएगी। टू अवॉइड दिस अ मॉडिफाइड और ऑफ अ ड्राई सेल or of the dry cell called alkaline dry cell has been proposed. In alkaline dry cell, NaOH or KOH is used as an electrolyte in place of NH4Cl. तो आपको ये लाइन याद रखनी है, बस मैं यहाँ पे हाईलाइट कर लेता हूँ, आपको ये लाइन याद रखनी है। ये एमसीक्यू जरूर आ सकता है कि अल्कलाइन ड्राई सेल में हम किसको इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, NaOH और KOH, है ना। The alkaline dry cell has a longer
life than acidic dry cell since the zinc corrodes more slowly. ठीक है, उसमें slowly corrodes होता है. प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए. ओके, तो ये डिफरेंस है इन दोनों में. ठीक है, ओके. उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई है तो वो है लेड स्टोरेज बैटरी और लेड एक्यूमुलेटर. लेड एक्यूमुलेटर, ठीक है. ओके, अब देखो लेड स्टोरेज ये एक्चुअली ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है. ऑटोमोबाइल्स में उनके अंदर यही होता है, लेड स्टोरेज बैटरी होती है. तो लेड एक्यूमुलेटर स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यू टू रीजनरेशन ऑफ ओरिजिनल रिएक्टेंट ड्यूरिंग रिचार्जिंग. तो अगर आपको पहली बात तो कोई पूछे कि लेड स्टोरेज बैटरी इज विच टाइप ऑफ सेल, इट इज अ सेकेंडरी सेल. इट इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी सेल. मतलब इसको हम वापस रिचार्ज भी कर सकते हैं, है ना. जिन बैटरीज को हम रिचार्ज कर सकते हैं वापस, उनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेल, राइट. जिनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, दे आर नोन एज प्राइमरी सेल. जिनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, जिनको हमें बाहर ही फेंकना होता है सीधा, दे आर नोन एज प्राइमरी सेल, क्योंकि उनको हम रिचार्ज ही नहीं कर सकते, तो क्या काम का. तो जो ड्राई सेल था वो किसका एग्जांपल था, वो प्राइमरी सेल का एग्जांपल था, है ना. और ये लेड स्टोरेज किसका एग्जांपल है, सेकेंडरी सेल का एग्जांपल है, बिकॉज इसको रिचार्ज भी कर सकते हैं. लिखा भी है इन्होंने, है ना. इट फंक्शंस एज, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. सेकेंडरी सेल हमेशा जब डिस्चार्ज होता है, तो वो कैसे बिहेव करता है. अब आप सोचो डिस्चार्ज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसके अंदर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन से सेल में कन्वर्ट होती है, गैल्वेनिक सेल में. गैल्वेनिक सेल में, है ना. जब वो रिचार्ज होगा तो वापस क्या होगा, हमें बाहर से करंट देना पड़ेगा. बाहर से करंट दे रहे, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज अगेन कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कौन सी सेल में होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में. तो याद रखना, लेड एक्यूमुलेटर, सिंस लेड accumulator or lead storage battery is a type of secondary cell, so during discharging it behaves as a galvanic cell, while during recharging it behaves as an electrolytic cell. इसीलिए लिखा है it functions as galvanic cell as well as electrolytic cell as well. ठीक है, इतना समझ में आया. इतना तो बेसिक्स ही है. प्लीज रिप्लाई. क्लियर है ना इतना, ओके. ओके, अभी वापस वही, आपको पता है सारे रूल्स क्या है. कोई भी सेल को अगर हमें एग्जाम में बनाना अच्छे से, तो क्या पॉइंट्स याद रखने, सबसे पहले उसका कंस्ट्रक्शन, फिर उसके रिएक्शंस. रिएक्शन में भी कैसे याद रखना, रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट एनोड, नेट सेल रिएक्शन, है ना. और फिर लास्ट में आप चाहिए तो आप यूजेस लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो कोई इतना वो नहीं है. हाँ, बट उसका क्या लिखना होता है, हमें सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना होता है ना. सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना होता है, जैसे इसमें दिया भी है. ठीक है, तो देखते हैं अभी क्या है इसका कंस्ट्रक्शन क्या है. तो आप इसमें देख सकते हैं इसका कंस्ट्रक्शन पहले क्या है. देखो, इसमें लेड की प्लेट्स ही है, मतलब कैथोड जो है वो भी लेड है और एनोड जो है वो भी लेड है. तो फिर डिफरेंस क्या है, देखो डिफरेंस है. आप देखो व्हाइट कलर जो प्लेट दिख रही है ना, वो लेड की प्लेट्स है. व्हाइट कलर की जो प्लेट्स है वो लेड की प्लेट्स है, जो कि एनोड की तरह बिहेव कर रही है. ऊपर लिखा हुआ है नेगेटिव. जो ब्लैक कलर की प्लेट्स है वो भी लेड की ही प्लेट्स है, बट उसके ऊपर कोटिंग है किसकी, लेड ऑक्साइड की. सो कैथोड क्या है, लेड प्लेट्स कोटेड विथ लेड ऑक्साइड. लेड प्लेट्स कोटेड विथ लेड ऑक्साइड. एकदम सिंपल. एग्जाम में इसका डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं, एकदम सिंपल है. और इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या है, H2SO4 नहीं, इलेक्ट्रोलाइट इज 38% H2SO4. पूरा याद रखना है आपको. और पढ़ोगे तो भी ऐसे ही याद, खाली H2SO4 बोलोगे तो याद नहीं रहेगा. बार बार याद रखोगे. 38% H2SO4 इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट. बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में इसका कॉन्सेंट्रेशन पूछा है या इसके परसेंटेज को पूछा है. तो इतना समझ में आ गया. इसको आप इंग्लिश लैंग्वेज में आराम से लिख सकते हो, है ना, आराम से लिख सकते हो. तो वही है, देख सकते हो उसके कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है. अ ग्रुप ऑफ लेड प्लेट्स पैक्ड विथ स्पॉन्जी लेड. स्पॉन्जी लेड, अब वो स्पॉन्जी वॉन्जी वो लोग ऐसे ही वर्ड यूज करते हैं, उसका टेंशन मतलब. सर्व्स एज एनोड. Another group of lead plates bearing lead oxide
bearing lead oxide or coated with lead oxide PbO2 serve as cathode. To provide large reacting surface, the cell contains several plates of each type. The two types of plates are alternately arranged. आप देख सकते हो एक white एक black, एक white एक black. तो इनको alternatively arrange किया गया है. The electrodes are immersed in an electrolytic solution of 38% biomass of sulfuric acid of density 1.2 gram per ml. पूरा याद रखना है, डेंसिटी भी याद रखनी है. कभी कभी वो लोग एग्जाम में डेंसिटी नहीं यूज करके वो लोग वर्ड यूज करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी. स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो याद रखना स्पेसिफिक ग्रेविटी वही होता है जो डेंसिटी होता है. ठीक है, तो ये भी कितनी बार एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है. आंसर इज 1.2 ग्राम पर ml. क्यों इंपॉर्टेंट है आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा. क्योंकि जैसे जैसे ये बैटरी डिस्चार्ज होती है, जैसे जैसे बैटरी का पावर कम होगा ना, वैसे वैसे इसका कॉन्सेंट्रेशन भी कम होगा और उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कम होगा. तो एक पॉइंट होता है कि इस पॉइंट पे अगर कॉन्सेंट्रेशन आ गया या स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गई तो एक इंडिकेटर होता है जो लगा हुआ रहता है और वो फ्लैश करता है. तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ अब बैटरी जो है वो क्या हो चुकी है, डिस्चार्ज हो चुकी है पूरी तरह से, अब उसको रिचार्ज करने की जरूरत है. ठीक है, तो इतना समझ में आना चाहिए. कंस्ट्रक्शन क्लियर है? देख लो एक बार वापस. बहुत सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है इसका. ड्राई सेल का तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. पढ़ो इसको, कंस्ट्रक्शन पढ़ो और मुझे बताओ. अच्छे से देख लो, पूरा हो जाए तो मुझे बता देना और कोई डाउट है तो भी बता दो. ओके, 2 लोग का तो हो गया. चलो ठीक है. किसी को कोई डाउट है? मैं फिर से पूछ रहा हूँ. बहुत सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है इसका. डायग्राम भी आप आराम से ड्रॉ कर सकते हो. ये क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है एग्जाम में. वो लोग बोल सकते हैं कि सेल रिएक्शन, राइट द सेल रिएक्शंस ड्यूरिंग डिस्चार्ज, या फिर क्वेश्चन आ सकता है राइट द सेल रिएक्शन ड्यूरिंग रिचार्ज. बहुत सिंपल है. कोई एक पढ़ लो, दूसरा उसका रिवर्स करना है हमें. ऑब्वियसली हम क्या कर रहे हैं, उसको रिचार्ज कर रहे हैं. रिचार्ज करेंगे तो सारे रिएक्शंस उल्टे हो जाएंगे. मैं आपको इसका एग्जांपल भी बताता हूं. देखो इसका नेट सेल रिएक्शन देखो. नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल, अरे यार नीचे टच हो गया. तो ये, हाँ देखो इसमें नेट सेल रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्ज. इसका नेट सेल रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्ज ये वाला है. ध्यान से देखो इसके नेट सेल रिएक्शन को ड्यूरिंग डिस्चार्ज. और जो दिया ना वो नीचे वाला देखो, कोई भी एक देख सकते हो वैसे, और वाला ही देखो, Pb प्लस PbO2 प्लस H2SO4. अब देखना आप यही रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है, मैं पढ़ाने वाला हूँ वैसे बट सिर्फ एक बता रहा हूँ. रिएक्शन दिख रहा है आपको? अब रिचार्ज वाला देखना, बराबर इसका उल्टा है. ये रहा नीचे ही है ना. दोनों को आपस में कंपेयर करके देख लो, बिल्कुल उसका अपोजिट. और यहाँ से क्लियर कट समझ में भी आ रहा है हमें एक चीज, क्या कि ये समझ में आ रहा है कि देखो यहाँ पर H2SO4 इज, H2SO4 जो है, ये क्या हो रहा है, एक मिनट.
हाँ, यहाँ पर H2SO4 जो है वो यूज हो रहा है, रिएक्टेंट साइड में यूज हो रहा है, और उससे क्या बन रहा है, PbSO4 बन रहा है और H2O बन रहा है। इसका मतलब H2SO4 यूज हो रहा है तो ऑब्वियसली उसका कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप होगा, 38% से धीरे धीरे कम होगा। साथ में उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो 1.2 है वो भी कम होगी धीरे धीरे। तो एक्चुअली जो मेन जो डिपेंड करता है किस पे रिचार्ज और किस पे डिस्चार्ज होना, वो मेन सब कुछ सारी चीजें जो है वो किस पे डिपेंड करती है एक्चुअली, H2SO4 के कॉन्सेंट्रेशन पे। उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर 38% है तो वो वर्क करेगा। जैसे जैसे उसका कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप होगा, एक पॉइंट ऐसी आएगी कि एकदम से कम हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वापस इस H2SO4 को बनाना पड़ेगा। अगर किसी तरह से हम H2SO4 को वापस जनरेट कर दें तो बैटरी वापस रिचार्ज हो जाएगी। और H2SO4 देखो यहाँ पर जनरेट हुआ है नेट सेल रिएक्शन के अंदर, प्रोडक्ट में दिख रहा है H2SO4, प्रोडक्ट में मतलब H2SO4 वापस रीजनरेट हो गया। कब, रिचार्ज में। तो जब रिचार्ज कर रहे हैं तो H2SO4 वापस रीजनरेट हो रहा है, जब डिस्चार्ज कर रहे हैं तो H2SO4 कंज्यूम हो रहा है और H2SO4 से ये दोनों बन रहे हैं। समझ में आया मैंने क्या बताया, ऊपर ऊपर से बताया, अभी फिर हम उसको अंदर से पढ़ने वाले हैं। मतलब कंसेप्ट तो बता ही दिया, अब सिर्फ रट्टाफाई करना है। समझा क्या मैंने क्या बताया? अच्छा, आप लोग से एक चीज पूछनी थी, क्योंकि 11th वाले भी बोल रहे थे, ये जो भी मैं स्क्रीन पे ड्रॉ करता हूँ ये लेट आता है क्या? आप लोगों को बाद में दिखता है तो ऑन द स्पॉट दिखता है? जैसे अभी फॉर एग्जांपल रुको, हाँ, इसे कैसे पता चलेगा? अभी देखो मैंने कुछ लिखा है, आप लोगों को तुरंत दिख गया क्या? अच्छा, कभी कभी लेट लेट होता है, कैसा है क्या? अभी ये सब जो मैंने स्क्रीन पे ड्रॉ किया वो सब दिख रहा है ना? येलो कलर में जो किया है, रेड में जो ड्रॉ किया है, सब दिख रहा है ना अच्छे से? ओके, 2 सेकंड का डिफरेंस रहता है। वो लोग 2 मिनट की बात कर रहे थे, 2 मिनट मतलब तो बहुत ज्यादा हो जाता है। मैंने बोला 2 मिनट बाद आएगा तो फिर तो क्या। अच्छा, वो सबके नेटवर्क पे डिपेंड करता है, सबके अपने अपने नेटवर्क पे। ओके, मतलब जो लोग जो नेटवर्क यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ठीक है। अच्छा, मैंने अभी जो समझाया आपको कंसेप्ट वो समझ में आ गया ना फिलहाल? कि सारी कहानी जो वो किसके अराउंड रिवॉल्व होने वाली है, H2SO4 के अराउंड, है ना? कि H2SO4 का कंसंट्रेशन कम हो गया, बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, वापस हमने H2SO4 को जनरेट कर दिया, बैटरी रिचार्ज हो चुकी है। तो सब कुछ जो है वो H2SO4 के अराउंड रिवॉल्व होने वाला है। इसीलिए इस पे क्वेश्चन भी H2SO4 से रिलेटेड ही आते हैं ज्यादातर। वो लोग ऐसे ही क्वेश्चन पूछते, कितनी बार आपने देखा होगा अगर आपने पेपर्स देखे होंगे तो, और अगर आप देखोगे आगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वो लोग यही पूछते हैं, व्हाट इज द सेल रिएक्शन, व्हाट इज द नेट सेल रिएक्शन ड्यूरिंग रिचार्ज ऑफ लेड एक्यूमुलेटर। तो या तो रिचार्ज का पूछेंगे या डिस्चार्ज का पूछेंगे। तो आपको ये एकदम बायाट होनी चाहिए नेट सेल रिएक्शन, कोई भी एक लर्न कर दो, बाकी तो उसका रिवर्स है ना? और याद कैसे रखते हैं वो भी लॉजिक लगा सकते हो। जहां पर H2SO4 बन रहा है वो ऑब्वियसली वो क्या है, वो रिचार्ज है। किसी एक को याद कर लो तो दूसरा उसका रिवर्स कर देना। ठीक है, चलो पढ़ते हैं अभी। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन, हमारा कंस्ट्रक्शन पढ़ के हो गया। अब देखो, हाँ, नोटेशन ऑफ द सेल, नोटेशन नहीं लिखना चाहिए, उनको लिखना चाहिए था सेल रिप्रेजेंटेशन, है ना? सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, बट नोटेशन तो क्या है? हमें पता है एनोड क्या है, एनोड किससे बना हुआ है, लेड से। चलिए देखो, लेड सॉलिड, ठीक है। उसके बाद क्या है, PbSO4 सॉलिड, ठीक है। उसके बाद क्या है, 38% H2SO4 एक्वा सोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद क्या है, PbSO4। ये सब कहाँ से आया पता है? एक्चुअली वो फॉर्मूले से आया, वो मैं बताता हूँ। PbSO4, और फिर फाइनली कैथोड। कैथोड किससे बना हुआ है, PbO2, जो कोटेड है किसके ऊपर, Pb के ऊपर। तो कैथोड ये दोनों मिलके बना है, दोनों मिलके। एनोड ये सिर्फ है, बाकी जितना भी सब कुछ है वो इलेक्ट्रोलाइट है। या फिर आप बोल सकते हैं ये पूरा कैथोड, इसको पूरा कैथोड समझो, PbSO4। और एनोड को क्या समझोगे, PbSO4 PbO2, ये पूरा इतना। कुछ नहीं है यहाँ पर, PbSO4 बना है, यहाँ से PbSO4 वापस रीजनरेट हो रहा है, PbSO4 से वापस रीजनरेट हो रहा है, और बीच में इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। यहाँ पर कोई सॉल्ट ब्रिज तो है नहीं, इसलिए डबल वर्टिकल लाइन आएगी नहीं,
सब सिंगल 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 ही है, ठीक है, सिंपल सी बात। ओके, सेल रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्ज। अब देखो डिस्चार्ज के वक्त क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन एट एनोड, एनोड के ऊपर क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन। हमें पता है एनोड किससे बना हुआ है, लेड से, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, पीबी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Pb+2 में, साथ में क्या, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे, वही हुआ, ठीक है। सिमिलरली वही जो सोल्यूशन है उसमें क्या है, H2SO4 है, वो भी ब्रेक होगा, 2H प्लस SO4-2, और वो SO4 इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, Pb+2 के साथ कंबाइन हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, PbSO4, PbSO4, ठीक है, PbSO4 बन जाएगा, और PbSO4 प्रेसिपिटेट हो जाएगा। इन्होंने H+ दिखाया ही नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है। तो ओवरऑल देख सकते हो कि क्या हो रहा है, तो क्या लिखा है, व्हेन द सेल प्रोवाइड करंट, यानी इन शॉर्ट ड्यूरिंग डिस्चार्ज, spongy lead is oxidized to Pb+2 ion and negatively charge negative charge accumulates on the lead plate, है ना, नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा लेड प्लेट पे। The Pb+2 ions so formed combines with the sulfate ions from the H2SO4 to form insoluble lead sulfate. The net oxidation is the sum of these two processes. आप देख सकते हो, आपने इधर ऑक्सीडेशन बताया, फिर दूसरे में आपने वो आपने बताना नहीं है, H2SO4 डिसोसिएट हुआ, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। उसके बाद क्या किया इन्होंने, Pb+2 को किसके साथ कंबाइन किया, PbSO4 सल्फेट के साथ, और क्या बन गया, PbSO4। तो इसका नेट रिएक्शन जब लिखोगे तो क्या, जो अपोजिट साइड में होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, अपोजिट साइड में कौन है, ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो नेट क्या दिखेगा, ये हो गया ओवरऑल ऑक्सीडेशन, ये ओवरऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, ये ओवरऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आप देख सकते हो कि एनोड वाला रिएक्शन पढ़ रहे हैं, एनोड पे क्या हुआ, पीबी किस में कन्वर्ट हुआ, PbSO4 में, इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे पीबी लिखा है, फिर PbSO4 लिखा है, क्योंकि पीबी एक्चुअली किस में कन्वर्ट हो जाता है, PbSO4 में, इसलिए, ठीक है। अब कैथोड पे देखो क्या हो रहा है, अब कैथोड पे देखो, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, वो इलेक्ट्रॉन अभी किसके पास जाएंगे, तो रिडक्शन एट कैथोड, द इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस एट द एनोड travels through the external circuit and re-enter the cell at cathode. At cathode, PbO2 is reduced to Pb+2. देखो सोचो यहाँ पर Pb+2 लिखा है, आप सबको समझ में आता होगा कि PbO2 है, मैंने आप सबको रेडॉक्स समझाया है, आप सबको पता होगा कि रेडॉक्स के हिसाब से, रेडॉक्स में ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2, कितने ऑक्सीजन है, 2, तो कितना हो गया, -4, तो Pb पे कितना चार्ज है, +4, Pb पे कितना चार्ज है, +4। इसका मतलब है कि PbO2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, Pb+2 में, PbO2 मतलब Pb+4 में था, और +4 से वो किस में कन्वर्ट हो गया, +2 में, तो ऑब्वियसली इट इज अ रिडक्शन रिएक्शन, है ना, क्योंकि +4 से किस में जा रहा है, +2। ऑक्सीडेशन नंबर कम होना, ऑक्सीडेशन नंबर कम होना इज नोन एज रिडक्शन, इज नोन एज रिडक्शन, ठीक है। तो वो देख सकते हैं आपको क्या लिखा है उन्होंने, एट कैथोड PbO2 इज रिड्यूस टू Pb+2 आयंस इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन। वो जो सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट हुआ था वहां से H+ रिलीज हुए थे, और H+ हमेशा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस H+ की वजह से ये PbO2 किस में कन्वर्ट हो गया, Pb+2 में। सब्सिक्वेंटली Pb+2 आयन सो फॉर्म कंबाइन विद द सल्फेट, वो भी किसके साथ कंबाइन होंगे, सल्फेट के साथ, वो भी किसके साथ कंबाइन होंगे, सल्फेट के साथ, क्योंकि और भी बहुत सारे सल्फेट आयंस हैं। सल्फेट आयन टू सल्फेट आयन फ्रॉम H2SO4 टू फॉर्म इनसोल्यूबल PbSO4 दैट गेट्स कोटेड ऑन द इलेक्ट्रोड। वो कहाँ पे कोट हो जाएगा, इलेक्ट्रोड के ऊपर जमा हो जाएगा, इलेक्ट्रोड के ऊपर जमा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या बनने वाला है, PbSO4। तो ध्यान दो वापस क्या हुआ, Pb+2 PbO2 in the presence of H2SO4, H2SO4, H2SO4 डिसोसिएट होगा तो क्या मिलने वाला है हमें, H+, ठीक है। तो वो इन द PbO2 इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन जो कि कहां से आए, एनोड से, किस में कन्वर्ट हुआ, Pb+2, साथ में क्या बन गया, वाटर। देखते हैं बैलेंस्ड है क्या रिएक्शन, रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है, देखते हैं।
देखो मैं आपको पूरा कंसेप्ट समझाता हूँ। Pb+4 था ना, यहाँ पर Pb क्या है +4, आयनिक फॉर्म बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2, ब्रेक करके लिख रहा हूँ। एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है -2। हाइड्रोजन कितने हमारे पास 4। बाप ही सोचो, वाटर, एक वाटर में कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, एक वाटर में 2 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। और कितने ऑक्सीजन की, एक ऑक्सीजन की। हमारे पास कितने ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन है। तो एक्चुअली मैं बोल सकता हूँ जितने ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जितने ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल होते हैं उतने ही वाटर बन सकता है। कितने ऑक्सीजन है हमारे पास 2, तो वाटर भी कितने बनेंगे 2। तो ये 4H+, ये 4H+ इन 2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बन जाएंगे 2 वाटर मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल। बचा कौन Pb+4। Pb+4 अगर 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर लेगा तो +4 है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज कैरी करता है, तो +4 से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा +2 में, +2 में। इस तरह से उन्होंने दिया है, इस तरह से उन्होंने दिया है। समझ में आया? उन्होंने एक साथ लिखा है, मैंने आपको पूरा ब्रेक करके समझाया, ठीक है। ओके, अभी भी रुको, पहले पहले देखते हैं, उसके बाद आगे देखो। उसके बाद क्या हुआ, वापस Pb जो है, ये इन्होंने गलत दिखाया, यहाँ पे +2 आएगा, ठीक है। Pb+2, ये +2 वापस किसके साथ कंबाइन होगा, जैसे यहाँ पर जो सेम स्टेप है यहाँ पर भी है, सल्फेट के साथ क्या बन गया PbSO4, क्या है वो प्रेसिपिटेशन। वापस इन दोनों रिएक्शन को जोड़ो, क्या कैंसिल होगा Pb+2 Pb+2। तो इन सबको जोड़ोगे तो क्या क्या दिखेगा, ये रहा H+, ये रहे, है ना, इलेक्ट्रॉन्स, उसके पहले सल्फेट, ये रहा इलेक्ट्रॉन्स, ये रहे, और PbSO4 और वाटर, PbSO4 और वाटर। तो ये हो गया ओवरऑल रिडक्शन रिएक्शन। अब बताओ, कुछ नहीं समझा है तो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, इसीलिए प्रैक्टिस की जरूरत है, इसीलिए प्रैक्टिस की जरूरत है, और इसीलिए बोर्ड एग्जाम में आता भी है। अब बताओ कोई डाउट है क्या, किसी को कोई डाउट? एक बार पूरा देख ही लो अच्छे से, अच्छे से रिएक्शंस देख लो, रिएक्शंस ही पूछते हैं वो लोग। कोई डाउट है तो बताओ मुझे। ठीक है, तो अगर कोई चीज नहीं भी समझ में आती ना, तो एक बार आपके पास रिकॉर्डिंग तो रहती है, आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। ओके, आप बोल रहे हो वाटर कैसे बना, देखो यहाँ ध्यान दो, ये क्या है PbO2। हमारे पास कौन सी चीजें हैं उनको नोटिस करो। PbO2 है, PbO2 को मैं ब्रेक करूंगा तो क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया था आपको, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है। कितने ऑक्सीजन है 2, कितना चार्ज हुआ -4, तो Pb पे कितना आ जाएगा +4, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है -2, कितने ऑक्सीजन है 2, तो इसको मैंने खाली कुछ नहीं किया, ब्रेक करके लिखा है, इसको मैंने ब्रेक करके लिखा है, ठीक है। अब सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड से हमें क्या मिलने वाला है H+, सल्फ्यूरिक एसिड से हमें क्या मिलने वाला है H+। दिमाग लगाओ, जब सल्फ्यूरिक एसिड ब्रेक होगा, हमें पता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, तो H2SO4, एक H2SO4 ब्रेक होता है तो हमें एक ही सल्फेट मिलेगा, बट हाइड्रोजन 2 मिलेंगे। बट अगर 2 H2SO4 ब्रेक होंगे, 2 H2SO4, तो कितने H+ मिलेंगे 4 H+। वो चारों H+ यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, ये रहे। और जब 2 H2SO4 डिसोसिएट होंगे तो सल्फेट कितने मिलेंगे 2, जिसमें से 2 सल्फेट में से एक सल्फेट यहाँ यूज हो गया, तो दूसरा यहाँ यूज होगा, दूसरा यहाँ यूज होगा, ठीक है। अब वो 4 H+, आपको पता है वाटर जो होता है, वाटर H2O, वाटर के अंदर हमेशा हमारे पास जितने ऑक्सीजन होते हैं ना, उतने हम वाटर बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं 2, 2 ऑक्सीजन को कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है 4, तो 4 हाइड्रोजन हमारे पास है ना, ये रहे 4 हाइड्रोजन, वो इन 2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा, ये 4 हाइड्रोजन इन 2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा, और क्या बन जाएंगे 2 वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे मैंने बना दिया, ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल बन गए। बचा हमारे पास Pb+4, इसको अलग कलर से करते हैं, हमारे पास बचा Pb+4, ये क्या करने वाला है Pb+4,
ये 2 इलेक्ट्रॉन जो आए थे वहां से रिलीज हुए थे एनोड से, वो इसके साथ जुड़ जाएंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Pb+2 में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Pb+2 में। तो नेट क्या हुआ, PbO2 जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, वो पहले Pb+2 बना होगा, और Pb+2 पहले Pb+2 बना, तो वो रहे यहाँ पर Pb+2, और साथ में ये H+ जो है ये इसमें से निकलने वाले ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके वाटर मॉलिक्यूल बन गया, और जो Pb+2 निकला वो Pb+2 सल्फेट के साथ कंबाइन हो गया SO4 के साथ, तो क्या बन गया, PbSO4, PbSO4। तो इस तरह से 2 सल्फ्यूरिक एसिड ब्रेक हुए तो उससे 4 H+ मिले, वो चारों H+ यहाँ यूज हो गए, और 2 H2SO4 में से हमें सल्फेट कितने मिलेंगे, 2, जिसमें से एक सल्फेट यहाँ यूज हो गया ऊपर वाले रिएक्शन में, और एक सल्फेट नीचे वाले रिएक्शन में यूज हो गया। अब बताओ कोई डाउट है, आपको रिवाइज करने की जरूरत है, हाँ इसको तुरंत, जैसे ही लेक्चर खत्म होगा प्लीज एक बार देख लेना, तब जाके आपको एक दिमाग में बैठेगा। तो 2 रिएक्शन है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 2 लोग का रिप्लाई है, बाकी लोग नहीं समझा अभी भी, क्लियर है। तो एक बार चाहिए तो आप वापस रिकॉर्डिंग देख लेना, ताकि आपको वापस क्लियर रहे, एक बार रिवाइज करना, फिर रिवाइज करके वापस चाहिए तो रिकॉर्डिंग ऑन करके साथ में देख लेना, ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप देखोगे इन दोनों रिएक्शन को मैं जोड़ूंगा तो मुझे ये नेट सेल रिएक्शन मिलेगा, ये वाला। तो ये नेट रिडक्शन रिएक्शन है, ये नेट ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब हम इन दोनों को जोड़ के फाइनली क्या बनाने वाले, नेट सेल रिएक्शन। इन दोनों को जोड़ के हम नेट सेल रिएक्शन बनाएंगे। इसमें जो जो अपोजिट में होंगे उनको कैंसिल कर देंगे हम, जो जो अपोजिट में होंगे उनको कैंसिल कर देंगे। तो अपोजिट में कौन कौन है देखो, अभी 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट में कैंसिल, ठीक है। इसमें देखो PbSO4 प्रोडक्ट में है, तो इसमें भी प्रोडक्ट में है, तो कोई कैंसिलेशन नहीं पॉसिबल है। और कुछ कैंसिलेशन है, कुछ भी कैंसिलेशन नहीं है, और कोई भी कैंसिलेशन नहीं है, और बहुत ही सिंपल है। अभी ध्यान से देखना है इसको। नेट सेल रिएक्शंस क्या दिखेगा आपको, आपको एक तो Pb यूज होता हुआ दिखेगा, होगा भी, क्यों, Pb एनोड था। और क्या यूज होता हुआ दिखेगा, PbO2 होगा, कैथोड है, पार्टिसिपेट करेगा। और कौन यूज होता है कभी भी सेल के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहा है, 4H+ सल्फेट, और ये सल्फेट, ये मिलके कितने H2SO4 बन जाएंगे, 4H+ है और 2 सल्फेट है, कितने H2SO4 बन जाएंगे, बताओ 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 जल्दी बताओ, कितने H2SO4 बनने चाहिए, हाँ है ना, 2 H2SO4 बनने चाहिए। तो ये दोनों मिलके 2 H2SO4 बन जाएंगे, ये दोनों मिलके 2 H2SO4 बन जाएंगे, बस। तो कैथोड हमें एनोड दिखा, कैथोड दिखा, और इलेक्ट्रोलाइट दिखा, और हमें पता है इसका मतलब है कि 2 H2SO4 यूज हो रहे हैं, 2 H2SO4 यूज हो रहे हैं। और प्रोडक्ट में कौन दिखना चाहिए, ऑब्वियसली लेड यूज हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो कौन दिखेगा, PbSO4 बनेगा। PbSO4 2 मॉलिक्यूल PbSO4 बनेंगे, अरे 2 H2SO4 यूज हुए तो ऑब्वियसली 2 PbSO4 ही बनेंगे। और साथ में क्या बनना चाहिए, 2 वाटर मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो हमारा रिएक्शन कब कंप्लीट होता है, जब कैथोड भी दिखना चाहिए, एनोड भी दिखना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट भी दिखना चाहिए। स्पेशली मैं लेड एक्यूमुलेटर की बात कर रहा हूँ, लेड सेल की। तो जब अगर आपको नेट सेल रिएक्शन में ये सब दिखेंगे तो समझ जाना आपका रिएक्शन कंप्लीटेड है। अब देखो नेट सेल रिएक्शन को देखते हैं, देखो नेट सेल रिएक्शन को दोनों फॉर्म में लिख सकते हो आप चाहिए तो। पहला फॉर्म उन्होंने दोनों ब्रेक करके लिखे है, उसके बाद इन दोनों को जोड़ के उन्होंने 2 H2SO4 लिखा। तो आप एग्जाम में बेटर है दोनों में से कोई भी लिखो चलेगा, वही है। ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड, ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट, PbSO4 बना और H2O। इसका मतलब है कि H2SO4 यूज हो रहा है, कब, ड्यूरिंग
डिस्चार्जिंग, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। समझ में आया? कॉम्प्लिकेटेड जरूर है ये टॉपिक, इसीलिए लोग एग्जाम में पूछते भी है इस टॉपिक को। ठीक है, तो इसको प्लीज वापस रिवाइज कर लेना तुरंत, हो सके तो इसको लिखो 2 बार, प्रैक्टिस करो। जो चीज एग्जाम में आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं उसको लिखना ही अच्छा है 1-2 बार, ताकि दिमाग में बैठ जाए। फिर अगर आप 2-3 महीने बाद भी उठाओगे तो आपके दिमाग में रहेगा वो, इसलिए ठीक है एक बार रिवाइज करने का और फिर 1-2 बार लिख लेने का, देखो दिमाग में रहेगा ही रहेगा, हो ही नहीं सकता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेट सेल रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्ज। अब क्या लिखा देखो, एज द सेल ऑपरेट्स टू जनरेट करंट H2SO4 इज कंज्यूम्ड, H2SO4 कंज्यूम हुआ है ना, इट्स कंसंट्रेशन डेंसिटी डिक्रीजेस। अगर कंज्यूम होगा तो ऑब्वियसली उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा साथ में उसका डेंसिटी भी डिक्रीज होगा, एंड द सेल पोटेंशियल इज डिक्रीज, है ना, क्योंकि किसी भी सेल का जो उसका ई सेल होता है, आपने नर्न्स इक्वेशन में देखा, जब आप नर्न्स इक्वेशन लिखते थे तो ऊपर क्या आता था, कंसंट्रेशन पे भी तो डिपेंड करता था ना। तो नर्न्स इक्वेशन लिखते हैं हम नर्न्स इक्वेशन लिखते हैं तो कॉन्सेंट्रेशंस भी होते हैं ना उसमें, है ना, कॉन्सेंट्रेशन का भी यूज है ना उनके इक्वेशन में। ये देखो कॉन्सेंट्रेशंस के भी यूज होते हैं, लॉग के फॉर्म में लिखते हैं हम। तो अगर आप सोचो कि धीरे धीरे H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन क्या होते जाएगा, कम, धीरे धीरे जैसे जैसे H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन कम होते जाएगा वैसे वैसे बैटरी का सेल पोटेंशियल भी कम होते जाएगा। तो वही लिखा है, एंड द सेल पोटेंशियल इज डिक्रीज, द सेल पोटेंशियल thus depends on the sulfuric acid concentration ब्रैकेट में डेंसिटी। इसीलिए याद रखना, आपको ये क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। पूछते हैं कि लेड बैटरी या लेड सेल एक्यूमुलेटर, लेड स्टोरेज बैटरी और लेड एक्यूमुलेटर जो है उसका जो पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड करता है, उसका पोटेंशियल डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड डेंसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों पे डिपेंड करता है, डेंसिटी भी और कॉन्सेंट्रेशन भी। क्लियर है? तो मैं आपको ये सब पढ़ाते एक एक टेक्स्ट बुक की एक एक लाइन पढ़ा रहा हूँ और एक एक लाइन पे हर चीज क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको सीईटी में आसानी होगी। बिलीव मी, अगर आप मैं जब पढ़ा रहा हूँ आप तुरंत उसी को उसी पे पढ़ ले रहे हो और अगर नोट कर रहे हो अच्छे से और मैं जो जो बोल रहा हूँ फॉलो कर रहे हो ना, लिटरली सीईटी बिल्कुल भी टफ नहीं है, जो जो मैंने चैप्टर पढ़ा है एटलीस्ट। इसीलिए मैं हर स्टूडेंट को टेक्स्ट बुक की लाइन टू लाइन पढ़ाता हूँ, ताकि जब सीईटी में वापस पढ़ाऊंगा आपको तो बहुत आसानी हो जाएगी। सिंपल। मेरे को एक, अगर आप, मैं तो देखे मेरे एक क्लास में पढ़ा था, वहां पर स्टूडेंट्स क्या जैसे जैसे पढ़ाता था ना, हर स्टूडेंट तो